Welcome to our channel Hashmi Clinics. अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लिनिकल निशस्त में हम होम्योपैथी की एक बहुत ही गहरी, पुरअसरार और तजादात से भरी दवा एनाकार्डियम ओरिएंटेले का तफसीली जायजा लेंगे। ये एक ऐसी दवा है जो इंसान के अंदर नेकी और बदी, एतमाद और एहसास कमतरी के दरमियान एक शदीद कशमकश की कहानी सुनाती है, और इसकी अलामात इतनी ही मुनफरिद है जितनी कि वो परेशान कुन है। ये एक जुमला समझें कि एनाकार्डियम की रूह है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब कोई मरीज़ आके इस तरह की अंदरूनी तकसीम या दोहरी मर्जी की कैफियत बयान करे तो एनाकार्डियम फ़ौरन हमारे जहन में आना चाहिए। ये वो बुनियाद है जिस पर इस दवा की पूरी इमारत खड़ी है। अच्छा, तो इस दवा को ठीक से समझने के लिए हम एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ेंगे। हम इसके बुनियादी तसादम से बात शुरू करेंगे, फिर इसके जहन की गहराइयों में उतरेंगे, इसकी अजीब व गरीब जिस्मानी अलामात को पहचानेंगे, और आखिर में जो सबसे अहम है, इसे दूसरी मिलती जुलती दवाओं से अलग करना सीखेंगे ताकि हमारी प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल ठीक और मुअस्सर हो। देखें, हर बड़ी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी का एक मरकजी ख्याल होता है, एक बुनियादी मसला जहां से उसकी तमाम अलामात निकलती हैं। तो आइए सबसे पहले एनाकार्डियम के इस जौहर को समझते हैं। एनाकार्डियम का असल मसला एक गहरा नफ्सियाती ज़ख्म है। ये ज़ख्म एहसास कमतरी और ज़िल्लत से पैदा होता है, और फिर इस ज़ख्म को, इस कमज़ोरी को छुपाने के लिए मरीज़ अपने इर्द गिर्द एक बहुत सख्त खोल चढ़ा लेता है। ये खोल जुल्म, बेहिसी और बदनीति का है। यूं समझें कि ये नरमी पर सख्ती का गलबा है जो उसकी पूरी शख्सियत में जहर की तरह फैल जाता है। अब हम आते हैं इस अंदरूनी जंग के सबसे बड़े मैदान की तरफ, यानी एनाकार्डियम का जहन। ये वो जगह है जहां हमें इस दवा की सबसे वाज़ेह और फैसला कुन अलामात मिलती हैं। एनाकार्डियम के जहन में हमें एक अजीब जवाल नजर आता है। एक तरफ तो हाफजा अचानक जैसे खत्म ही हो जाता है, खुद एतमादी बिल्कुल सिफर हो जाती है, और फिर दूसरी तरफ इस खालीपन को भरने के लिए एक बहुत तारीक पहलू सामने आता है, बदनीयती, दूसरों पर जुल्म करना और गालियां देने की ऐसी ख्वाहिश जिससे वो रोक ही नहीं पाता। और कमाल ये है कि ये दोनों पहलू एक साथ मौजूद होते हैं। ये अंदरूनी जंग अब इतनी बढ़ जाती है कि मरीज़ का हकीकत से राब्ता कमज़ोर पड़ने लगता है। उसे लगता है कि इसके अंदर दो लोग हैं, एक फरिश्ता और एक शैतान, जो उसे अलग अलग हुक्म दे रहे हैं, या फिर उसे लगता है कि उसका जिस्म और दिमाग दो अलग अलग चीज़ें हैं। और ये अलामत कि संजीदा बात पर हंसना और मजाक पर संजीदा हो जाना, ये वो स्ट्रेंज, रेयर एंड पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं जो एक केस को सीधा एनाकार्डियम की तरफ ले जाती हैं। अच्छा, ये जो शदीद जहनी दबाव और तकसीम है, ये सिर्फ जहन तक नहीं रहती, ये जिस्म पर भी अपने ख़ास निशान छोड़ती है। तो आइए देखते हैं कि एनाकार्डियम की ये अंदरूनी कशमकश जिस्मानी सतह पर किन मखसूस एहसासात की शक्ल में ज़ाहिर होती है जो हम कभी नहीं भूल सकते। अब हम आते हैं एनाकार्डियम की पहली अजीम जिस्मानी अलामत पर, और वो है प्लग का एहसास। यानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसा महसूस होता है जैसे कोई कुंद चीज़, कोई डॉट या प्लग ज़बरदस्ती अंदर की तरफ धंसाया जा रहा हो। ये प्लग का एहसास कहीं भी हो सकता है, सर में, आंखों में, सीने में, लेकिन क्लिनिकली इसकी सबसे अहम जगह मकाद है। मरीज को हाजत की शदीद ख्वाहिश होती है, लेकिन वो बेबस होता है क्योंकि उसे लगता है कि अंदर जैसे कोई प्लग फंसा हुआ है जो रुकावट डाल रहा है। ये एक बहुत ही काबिल एतमाद तस्दीकी अलामत है। प्लग के एहसास के साथ साथ एक और बहुत ख़ास सेंसेशन है जो एनाकार्डियम की पहचान है, और वो है बैंड का एहसास। मरीज को लगता है कि जिस्म के किसी हिस्से के गिर्द किसकर कोई पट्टी, कोई रस्सी या छल्ला बांध दिया गया है। ये बैंड का एहसास सर के गिर्द हो सकता है, घुटनों के गिर्द या रीढ़ की हड्डी के गिर्द। मरीज कहता है कि जैसे उसके घुटनों पर इतनी कसकर पट्टी बांधी है कि वो मफलूज महसूस हो रहे हैं। ये अलामत अक्सर स्पाइनल इफेक्शंस में मिलती है। इन दो बड़ी अलामात के अलावा एनाकार्डियम में फालिज जैसी कमजोरी भी मिलती है, खास तौर पर मकद में। मैदे में एक शदीद खालीपन का एहसास होता है जिसकी अहमियत पर हम अभी आगे बात करेंगे, और जिल्द पर रस्ट टॉक्स की तरह बहुत तकलीफ दे खारिश वाले छाले बन जाते हैं। किसी भी दवा को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए सिर्फ उसकी अलामात जानना काफ़ी नहीं, हमें यह भी जानना होता है कि वो अलामात कब, क्यों और कैसे बिगड़ती हैं या बेहतर होती हैं। अब हम एनाकार्डियम की मॉडलिटीज़ का जायज़ा लेंगे जो इसकी तशख़ीस की असल चाबी हैं। एनाकार्डियम की हालत अक्सर शदीद ज़हनी मेहनत के बाद शुरू होती है, जैसे कि तालिब इल्मों में इम्तिहान की तैयारी, या फिर किसी गहरी जज्बाती चोट जैसे ज़िल्लत या बेइज्जती के बाद। इसके अलावा दबे हुए जिल्दी अमराध भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकते हैं। ये है इस दवा की सबसे बड़ी, सबसे अहम और सबसे नुमाया कलीदी अलामत।
اس ایک موڈیلٹی کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایناکارڈیم کے مریض کی ہر تکلیف، چاہے وہ سر درد ہو، معدے کا درد ہو یا اس کی ذہنی پریشانی، کھانے سے عارضی طور پر بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہاں ایناکارڈیم کا بنیادی پیٹرن بالکل صاف نظر آتا ہے۔ جب بھی معدہ خالی ہوتا ہے، جسم کی توانائی کم ہوتی ہے اور تمام تکلیفیں ذہنی ہوں یا جسمانی بڑھ جاتی ہیں، اور جیسے ہی وہ کچھ کھاتا ہے اسے فوری طور پر عارضی توانائی ملتی ہے اور آرام آ جاتا ہے۔ یہ ایک سائیکل ہے جو اس دوا کی تشخیص میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی دوا کو حقیقی معنوں میں جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے اس کی ہم شکل دواؤں سے الگ کرنا جانتے ہوں۔ تو اب ہم کلینکل تفریق کا جائزہ لیں گے تاکہ ایناکارڈیم کی پہچان ہمارے ذہن میں اور بھی واضح ہو جائے۔ یہ ایک بہت عام کلینکل سوال ہے، اکثر مریض یہ علامت لے کر آتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ایک علامت کی بنیاد پر ایناکارڈیم اور نقص وومیکا میں فرق کیسے کیا جائے گا۔ یہاں فرق بالکل واضح ہے۔ ایناکارڈیم کا درد خالی پیٹ پر ہوتا ہے اور کھانے سے آرام ملتا ہے، جبکہ نقص وومیکا کا درد کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد ہاضمے کے عمل کے دوران شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح ایناکارڈیم میں مقعد کی کمزوری یعنی پیرالائسس ہے، جبکہ نقص وومیکا میں بے اثر حاجت کی شدت یعنی انفیکچول ارجنگ ہے۔ ایناکارڈیم کا اس کے نباتاتی رشتہ دار رس ٹاکس سے بھی موازنہ بہت ضروری ہے۔ دونوں میں چھالوں والی شدید خارش ہوتی ہے۔ تو فرق کیسے کریں گے؟ رس ٹاکس کی پہچان ہے اس کی بے چینی اور مسلسل حرکت سے آرام، جبکہ ایناکارڈیم کی پہچان اس کی ذہنی حالت یعنی ظلم اور حافظے کی کمزوری اور سب سے بڑھ کر کھانے سے آرام پر مبنی ہوتی ہے۔ تو جناب، اب آخر میں آئیے ان تمام معلومات کو چند اہم قابل عمل نکات میں سمیٹتے ہیں۔ یہ وہ پرسکرائبنگ پرلز ہیں جو پریکٹس میں ایناکارڈیم کی درست شناخت اور تجویز میں ہماری مدد کریں گے۔ ایناکارڈیم تجویز کرتے وقت بس یہ 3 ستون ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ پہلا، ذہنی حالت میں دوئی تلاش کریں۔ دوسرا، کھانے سے آرام کی تصدیق کریں۔ اور تیسرا، پلگ یا بینڈ کے احساس جیسی کوئی جسمانی کیلی علامت تلاش کریں۔ اگر یہ تینوں موجود ہیں تو آپ کی تجویز بہت مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اکثر جب ہمارے پاس پیچیدہ ذہنی امراض کے کیسز آتے ہیں تو ہم اس سادہ مگر فیصلہ کن علامت کو پوچھنا بھول جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہومیوپیتھی میں کبھی کبھی سب سے سادہ علامت ہی سب سے بڑی رہنما ہوتی ہے۔ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.